मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा थ्योरी देख चुके हैं। ये उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है जो मेन 2016 में पूछा गया, IIT 2016, ये मेन में पूछा गया। पहले एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल को फोटो सेल कहते हैं। वो जो हम लोग कुलीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, वो जो ट्यूब था उसी को हम लोग फोटो सेल कहते हैं। द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड v। if the wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of fastest emitted electron will be, और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो एक बार वीडियो को आप पहले पॉज कर लीजिए और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप करेक्ट आंसर मैच कीजिए और आपका आंसर आ जाए तो फिर वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास है कि अगर लैम्डा वेवलेंथ इंसिडेंट हुआ तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का स्पीड v। अब 3 लैम्डा बाई 4 वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है, तो मान लेते हैं कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v डैश। हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रिलेशन क्या होता है कि इंसिडेंट फोटोन मतलब फाई इतना एनर्जी लेकर आ रहा था, उसको वर्क फंक्शन चाहिए मेटल से बाहर आने के लिए, तो इतना एनर्जी मेटल से बाहर निकलने के प्रोसेस में खर्च हो जाएगा और उसके बाद जो बचता है यही अपना इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी होता है। ये आइंस्टाइन्स फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लैम्डा दे रखा है इसलिए सारे के सारे इक्वेशंस को लैम्डा का टर्म में लिखेंगे। तो ये फाई h इंटू न्यू, और न्यू को हम लोग लिख सकते हैं c बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट बराबर, चूंकि मैक्सिमम वेलोसिटी v है इसीलिए इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये पहला इक्वेशन। ठीक वैसे ही जब इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ 3 लैम्डा बाई 4 हो जाए तो वैसे केस में hc डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा अपॉन 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस सरफेस वही है इसलिए वर्क फंक्शन भी वही होगा, लेकिन चूंकि इंसिडेंट एनर्जी चेंज हो चुका है, वेवलेंथ बदलने के कारण इंसिडेंट फोटोन एनर्जी बदल चुका है, इस वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब हाफ mv²। ये 2 रिलेशन है हमारे पास और यहां से हम लोगों को ये 4 ऑप्शन लाने हैं। मतलब v डैश को v के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब v डैश को v के टर्म में। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे यहां पे देखिए इसी इक्वेशन को, नीचे वाले को, यहां पे 4/3 है, तो 4/3 hc बाई लैम्डा माइनस, यहां पे केवल hc बाई लैम्डा है, माइनस फाई नॉट है। तो एक काम करते हैं, यहां पे 4/3 फाई नॉट कर लेते हैं, तो ये माइनस फाई नॉट होना चाहिए था और उसके जगह पे हम लोग -4/3 फाई नॉट किए। क्यों करेंगे वो अगले स्टेप में मालूम चल जाएगा। तो इसमें डेफिनेटली 1/3 फाई नॉट ऐड भी करना पड़ेगा ताकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये माइनस फाई नॉट आ जाए, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। अब एक काम करते हैं कि इन दोनों टर्म में 4/3, क्योंकि आप देखिए ऑप्शंस को 4/3 के टर्म में है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से निकल के आया होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट प्लस फाई नॉट बाई 3 बराबर हाफ mv²। इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम लोग देखेंगे तो ये पहला इक्वेशन है जो कि हाफ mv² के बराबर है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो ये हो रहा है 4/3 हाफ mv² प्लस फाई नॉट बाई 3 बराबर हाफ mv²। अब पूरे इक्वेशन को m/2 से मल्टीप्लाई, 2/m से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो ये 2/m कैंसिल हो गया, तो ये बचा 4/3v² प्लस 2/m मतलब 2φ0 डिवाइडेड बाई 3m बराबर v डैश का स्क्वायर। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं दिस गिव्स अस v डैश बराबर इस पूरे का अंडर रूट 4/3v² प्लस 2φ0 डिवाइडेड बाई 3m। तो इसके बारे में ये तो कह ही सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन अंडर रूट 4/3v², क्योंकि 4/3v² में कुछ जोड़ दिया गया है, उसके बाद ये v डैश के बराबर हो रहा है। तो अगर इस टर्म को हटा दे तो डेफिनेटली v डैश तो बड़ा होगा इस वाले टर्म से, तो इसीलिए ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। इसका मतलब है, अभी आप इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब आ रहा है v डैश इज ग्रेटर देन v² का अंडर रूट ये v, 4/3 का अंडर रूट मतलब 1/2। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, v डैश ग्रेटर देन v इंटू 4/3 पावर हाफ। ये सवाल IIT 2016 के मेन में पूछा गया था। इस तरह के सवाल अक्सर पूछते हैं मेन और नीट दोनों में, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा और इस तरह से बहुत बार आपको जोड़ घटाव करके अरेंज करना पड़ेगा। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे आएंगे। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। इन अ हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन Planck's constant, a metal surface was irradiated with light of different wavelengths. The emitted photoelectron energies were measured by applying a stopping potential. The relevant data for wavelength lambda of incident light and the corresponding stopping potential V0 are given below. ये हमारे पास डेटा है, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट को निकालने के लिए, जिसमें एक मेटल सरफेस पे अलग अलग वेवलेंथ को इंसिडेंट करवाकर मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मापा जा रहा है। और वो किस टर्म में मापा जा रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। तो हम लोग ये देखे थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो मैक्सिमम एनर्जेटिक वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को भी कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से रोक देता है। तो हम लोग लेक्चर में सब देख चुके हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट का डेटा है कि जब 0.3 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इंसिडेंट करवाया गया तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है। जब 0.4 माइक्रोमीटर का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है। जब 0.5 माइक्रोमीटर का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.4 वोल्ट है। ये कुछ डेटा गिवन है। C का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब हमसे जानना चाह रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट इन SI यूनिट फाउंड फ्रॉम सच एक्सपेरिमेंट इज। ये 4 ऑप्शन है, अभी आपको पता करना है। ये एडवांस का सवाल है, IIT एडवांस का सवाल, सिंपल है। तो एक बार पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और एक बार आपका आंसर आ जाए फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह के सवाल में आपसे क्या पूछा है, आपको डेटा क्या दिया है, एक लेमडा और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये 2 डेटा दे रखा है, और जानने की कोशिश क्या की जा रही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम लोग को लेमडा और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का रिलेशन मालूम है। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि SC/λ मतलब ये इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी, उसमें से आप वर्क फंक्शन को माइनस कर लीजिए। अब जो आने वाला है यही आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आने वाला है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप चाहें तो लिख सकते हैं E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर में हम लोग इस रिलेशन को देख चुके हैं, डेराइव कर चुके थे, और आपको याद भी होगा। अब इसी फॉर्मूले पे हम डेटा को फिट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, H का वैल्यू क्या क्या दे रखा है, लेमडा और V0, लेमडा और V0। ये φ0 ये तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है, वो तो आप
कोई सा भी फोटोन इंसिडेंट करवा दें, मेटल का वर्क फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, एक बार इक्वेशन इस वाले डेटा को लेकर लिखते हैं और दूसरे बार इक्वेशन इस वाले डेटा को लेकर लिखते हैं। तो जब पहले वाले डेटा को फीड कर रहे होंगे तो ये HC डिवाइडेड बाई लेमडा कहने का मतलब 0.3 माइक्रोमीटर मतलब 10 पावर -6 ऐसा यूनिट में है, माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट E, और आप देख सकते हैं V नॉट कितना है 2, मतलब ये हो गया 2E। तो ये आपका पहला इक्वेशन। ठीक वैसे ही आप दूसरे वाले डेटा को लेकर इक्वेशन बनाएंगे और वो बन जाएगा HC डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ वर्क फंक्शन वही होगा क्योंकि मेटल सरफेस वही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट, मतलब यहाँ पे ये केवल E बन जाएगा 1 इंटू E, और ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। तीसरे वाले डेटा को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक में से दूसरे को जैसे ही घटाएंगे फाई नॉट हमारा खत्म हो जाएगा। C का वैल्यू हम जानते हैं, H निकालने को बोला है, E का वैल्यू दे रखा है सवाल में, तो तीसरा वाला डेटा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा लेते हैं। तो ऐसा करने से देखिए यहाँ पे फाई नॉट ही खत्म हो जाएगा, इन दोनों में HC कॉमन है, तो इसका मतलब HC आप ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻⁷। तो एक काम कर लेते हैं, ये 10⁻⁻⁷ को हम बाहर निकाल लेंगे, 1/3 यहाँ से आ जाएगा 1/4, और ये नीचे 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁷ कॉमन बाहर, -7 को अगर ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 10⁻⁷, दिस इज इक्वल टू 2E माइनस E मतलब E। इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करके देखिए, तो LCM है, ये कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे LCM 12 बन जाएगा, ये 4 माइनस 3, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से क्या आप H का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो H बराबर कितना हो गया E डिवाइडेड बाई, ये राइट साइड जाने के बाद नीचे चला जाएगा, ये ब्रैकेट का वैल्यू 1/12 है, इसका मतलब है राइट साइड जाने के बाद ये 12 ऊपर चला जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में 10⁻⁷ ऊपर है, इसका मतलब है कि जब ये नीचे जाएगा तो 10⁻⁷ नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो E का वैल्यू सवाल में दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, C का वैल्यू मालूम है 3 इंटू 10⁸, ये 12, डिवाइडेड बाई 10⁸। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4, ये आ रहा है 6.4, ये 10⁻⁷ यहाँ से आ रहा है, तो कितना आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ है, 10⁻⁷, ये 8 7 15 और ये ऊपर चला गया 30 4 34, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। तो एक बार जल्दी से वो आप कॉपी कर लीजिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3:2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम falls on a metal surface to produce photoelectrons. These electrons are made to enter a magnetic field of 3 into 10⁻⁻⁴ Tesla. If the radius of the largest circular path
followed by these electrons is 10 millimeter, the work function of the metal is close to. मतलब हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन करेगा तो उस केस में फोटॉन निकलेंगे। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस बात को पढ़े होंगे कि थर्ड से सेकेंड में आएगा तो जो फोटॉन या जो रेडिएशन निकलते हैं उसका एनर्जी या वेवलेंथ कितना होता है, ये आप पहले से जानते हैं। केमिस्ट्री में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन एक चैप्टर के बाद। इसके बाद एक्सरे और उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएंगे। अब वहां से जो एनर्जी निकला है उसका यूज किया जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवा दिया गया परपेंडिकुलरली। ये लिखना भूल गया है, परपेंडिकुलरली। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻⁴ टेस्ला है। परपेंडिकुलर इंटर करने के कारण वो सर्कल में चक्कर काटेगा, और सवाल में दे दिया है कि रेडियस, लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस 10 मिलीमीटर है। तो अब आपको बताना है कि उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा। तो पहले आप सवाल को समझिएगा, पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर आ जाए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से कीजिए। एक बार आपका आंसर आ जाए या फिर आप कहीं अटक जाते हैं तो वैसे केस में आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, आप डायरेक्टली आंसर पे मत आइए, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5 मिनट तक खुद से आप अटेम्प्ट कीजिए। आंसर आ जाता है तो आंसर मैच कर लीजिए, और अगर आंसर नहीं आता तो आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि क्या प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके मॉडर्न फिजिक्स को मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से रिलेट किया है। मतलब 2 चैप्टर का हाइब्रिड बना दिया गया। मतलब दोनों चैप्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अब तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, तो सवाल का स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये n = 1, ये n = 2 और ये n = 3। हम लोग जानते हैं कि इसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 13.6 / 16 तो 0. नहीं, -13.6 / 16, 4 not 16, 9, तो 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप केमिस्ट्री में पहले से पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रॉन अभी थर्ड ऑर्बिट में, यहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में, ये लिखा है थर्ड से सेकेंड। तो इस केस में ये एक फोटोन इमिट करेगा, और इस फोटोन का एनर्जी अगर E है तो आप बता सकते हैं कि E बराबर कितना। ये ज़्यादा एनर्जी है और ये कम एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रहा होगा ये ज़्यादा है माइनस कम, मतलब -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.4 -1.54, इसका मतलब ये 1.89 के अप्रॉक्स आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 में से 4 गया ये 6, ये 13 में से 5 गया 8, और ये 2 में से गया 1, 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये। तो 5 करेंगे तो ये 5 मतलब ये 9 हो जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड में ट्रांजिशन करेगा तो वैसे केस में जो फोटोन इमिट होने वाला है उसका एनर्जी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
अब इस फोटोन को एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाना है, मतलब ये फोटोन जिसका एनर्जी E है ये मेटल सरफेस पे आ रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको परपेंडिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड में पुट करवाया जा रहा है और बताया है कि लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ का रेडियस 10 मिलीमीटर है। तो अब हम लोग जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर कर जाए तो वैसे केस में उसका रेडियस mv/qb होता है। ये लार्जेस्ट मतलब ये भी लार्जेस्ट, मतलब आप कह लीजिए कि अगर ये r मैक्सिमम है तो ये v भी यहां पे मैक्सिमम होगा। तो अगर यहां से m इंटू वी मैक्स पूछा जाए तो ये हमारे पास है q b r मैक्स, मतलब मोमेंटम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के मोमेंट का मैक्सिमम मोमेंटम ये होने जा रहा है क्यू बी इंटू आर मैक्स के बराबर। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते हैं। तो अब पी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये तो हमारा मैकेनिक्स का वेल डिफाइंड फॉर्मूला है, k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, और पी मैक्स इसके बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे ई सिंबल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लोग यहाँ पे ई सिंबल दे रहे हैं डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है, हम लोगों से ये जानना चाह रहा है वर्क फंक्शन। तो क्या वर्क फंक्शन को लेकर हम लोग कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं, और हमारे पास फॉर्मूला है कि इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ये के मैक्स के बराबर होता है। तो दिस गिव्स अस वर्क फंक्शन बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस के मैक्स। और इंसिडेंट एनर्जी को हम लोग यहाँ से जो 3rd से 2 ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी निकला है वही एनर्जी अपने मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन E के बराबर है, और E कहने का मतलब है आपका 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के मैक्स की बात करेंगे तो के मैक्स ये है आपके पास ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ध्यान रखिए यहाँ पे ये SI यूनिट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 वो SI यूनिट, ये रेडियस जो दे रखा है वो मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे SI। मतलब ये आंसर आने वाला है वोल्ट में, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो इतना वोल्ट, जबकि ये वाला यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो एक काम कीजिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दीजिए 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये ई स्क्वायर, मतलब ये यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और ये यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। मतलब आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1.89 माइनस यहाँ पे अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर कहने का मतलब 9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू आर मैक्स स्क्वायर। आर मैक्स कितना है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर कहने का मतलब 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6, सब ऐसा यूनिट में चल रहा है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। मास की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका आंसर मिलेगा।
तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हाइब्रिड किया गया है। तो सबसे साथ ही साथ इसमें 3 चैप्टर मिले हुए हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में जो एनर्जी निकला उस एनर्जी को कैलकुलेट कर लिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। अब उस एनर्जी को, उस फोटोन को हम मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में जब पहुंचाया जाएगा परपेंडिकुलरली तो वो गोल गोल चक्कर काटना शुरू कर देगा। और हम लोग पहले से जानते हैं कि R बराबर mv/qb, और ये लार्जेस्ट रेडियस की बात कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी को लार्जेस्ट होना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास m × vx का वैल्यू आ गया और मतलब एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम मोमेंटम इसके बराबर है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी p²/2m, तो इस फॉर्मूले से निकाल लिए। अब चूंकि वर्क फंक्शन पूछा तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे और फाई नॉट बराबर फाई माइनस के मैक्स। फाई कहने का मतलब वो एनर्जी जो कि प्लेट पे इंसिडेंट हुआ है, और प्लेट पे इंसिडेंट एनर्जी 3rd से 2 ट्रांजिशन में निकलने वाले फोटोन की एनर्जी के बराबर है, मतलब 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ पे यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यहाँ पे E² B² Rmax²/2m ये तो वोल्ट में आएगा क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दीजिए, तो यह E² का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते ही ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अकेला एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अपना आंसर 2 करेक्ट है। तो इस सवाल को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप पूछिए, और अगर ये हो गया तो आप फिर से दोबारा बिना देखे हुए इसी सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, 3 चैप्टर्स का मिक्सचर है। तो ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं, खासकर IIT बहुत पूछता है। ये भी IIT का ही सवाल है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। आइंस्टाइन ने कहा था कि हर एक फोटोन, लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, रेडिएशन के फॉर्म में मतलब भी है, और पार्टिकल का भी नेचर है, मतलब ड्यूअल नेचर, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। पहला लेक्चर आप आई गेस पढ़ के आ रहे होंगे। अगर पहले वाले लेक्चर आपने नहीं पढ़े तो इस लेक्चर में आप ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। अब अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो आइंस्टाइन ने कहा था कि इसका मोमेंटम h/λ है। मतलब यूं कह लीजिए कि लैम्डा को आप लिख सकते हैं h/p, p मोमेंटम ऑफ द फोटोन एंड लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लैम्डा एक वेव कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि मोमेंटम तो हम लोग पार्टिकल्स का पढ़ते आए हैं। बॉल 2 किलोग्राम का 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो मोमेंटम 2 × 5 10 न्यूटन पर सेकेंड। तो हम लोग अब तक के फिजिक्स में जो मोमेंटम देखते आए थे वो तो पार्टिकल्स का कैरेक्टर था। तो आप इसमें देखिए कि लैम्डा एक वेव का कैरेक्टर है और मोमेंटम एक पार्टिकल का कैरेक्टर है। तो क्या वेव और पार्टिकल्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? आइंस्टाइन ने तो ये फॉर्मूला केवल फोटॉन्स के लिए दिया था जिसका रेशमा 0 है। तो इसी चीज को डी ब्रॉगली ने आगे बढ़ाया और उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया कि कोई सा भी मैटर है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहता है। तो लिख लो, a wave is always associated with a moving matter. This wave is called
डी ब्रॉगली वेव, दिस वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली, हम लोग तो ब्रॉगली ही पढ़ते हैं, और मैटर वेव, और मैटर वेव। देखिए यहां तो स्टेटमेंट बहुत आसानी से हम लोग लिख दिए, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दिया। इसी वेव के वेवलेंथ को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहेंगे, वेव एंड इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एंड इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और उन्होंने बताया भी कि वो वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई p। मतलब ये जो आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था ना, वही फॉर्मूला इन्होंने भी दिया। बस फर्क इतना था कि आइंस्टाइन ने उस फॉर्मूले को फोटोन के लिए दिया था और इन्होंने इस फॉर्मूले को एक मैटर वेव के लिए दिया। जैसे अगर ये कोई फुटबॉल है, ये कोई बॉल है जिसका मास m है और ये v स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम p बराबर m इंटू वी। तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है और इस वेव को हम लोग h डिवाइडेड बाई एम बी, इसका वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है वो h डिवाइडेड बाई एम बी लिखेंगे। देखिए अभी तो बहुत सिंपल वे में इसको दे रहे हैं, लेकिन जब आगे खास करके मैथ्स के बच्चे आप कॉलेज पहुंचेंगे तो वहाँ इस बात को भी पढ़ेंगे कि ये कोई मोनोक्रोमैटिक वेव नहीं है, हम लोग तो सिंगल लैम्डा निकाल रहे हैं। पर जब आप आगे पढ़ेंगे कॉलेज में, जब IITs या NITs पहुंचेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि ये मोनोक्रोमैटिक वेव नहीं है, ये एक पॉलीक्रोमैटिक वेव है। मतलब ये ग्रुप ऑफ वेव्स हैं और ये जो वेलोसिटी है ना उनके ग्रुप का वेलोसिटी है, इसलिए इस वेलोसिटी को हम लोग ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और इसके वेव में इसके बहुत सारे पैरामीटर्स छुपे रहते हैं, जिसको कि हम लोग श्रोडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व करके, मतलब आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के रिलेशन को सॉल्व करके हम लोग एनर्जी, डिफरेंट स्टेट्स, कहाँ पे पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़, ये सब कैलकुलेट करते हैं। और ये सब सारी बातें आप कॉलेज जाकर पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में। अभी तो बहुत सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है, ये इतना सरल होता नहीं है। बस एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया जा रहा है कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, उसका मोमेंटम p है, तो उसके साथ एक वेव भी जुड़ा होगा और उस वेव को हम लोग मैटर वेव कहते हैं और उसी के वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, जिसको कि मैथमेटिकली h डिवाइडेड बाई एम बी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके सिलेबस में इतनी ही बातें हैं, इसके आगे हम जो भी बोल गए वो बियॉन्ड सिलेबस है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं देके काइनेटिक एनर्जी दे दिया। जैसे ये मान लीजिए आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया k, और फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वेवलेंथ कितना है। तो इसके साथ जो वेवलेंथ जुड़ा हुआ है लैम्डा, वो लैम्डा तो फॉर्मूला तो h डिवाइडेड बाई p ही है, लेकिन आपको क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। मतलब डेफिनेटली आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन चाहिए। और हम लोग मैकेनिक्स से जानते हैं कि k बराबर होता है p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इसका मतलब है p अंडर रूट 2m k, यही लिखेंगे। अगर इस पार्टिकल का मास m है और ये एनर्जी दे रखा है, तो वैसे केस में इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ अंडर रूट h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m इंटू k। बहुत सारे सवाल इससे पूछे गए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इतना, तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना। ये रिलेशन है। अब तक चूंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ चुके हैं और वहां पे, खैर ये तो चलिए मैटर वेव है। अगर आपके पास पार्टिकल्स होते, चार्ज पार्टिकल्स, तो फिर क्या करते आप? अगर उनको किसी पोटेंशियल डिफरेंस में चलाया जाए तो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बदलाव होगा। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का बदलाव पोटेंशियल में बदलाव के कारण आ सकता है। तो ऐसे सोचिए कि अगर ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल q है,
यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, क्यों आगे होगा? क्योंकि हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे एक फोर्स आएगा और ये चलना शुरू करेगा, और जब ये यहाँ पे चल के पहुंचा होगा दूसरे वाले छोर पे, तो डेफिनेटली इसका वेलोसिटी कुछ न कुछ v आ गया होगा, या फिर ये कह लीजिए इसका काइनेटिक एनर्जी अब कुछ न कुछ k आ गया होगा। और पूछ लिया जाए कि बताइए जब आपका चार्ज पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, दूसरे वाले एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस v ट्रेवल करके, तो उस वक्त इसके साथ जो वेव जुड़ा है उसका वेवलेंथ कितना होगा? अरे भैया वेवलेंथ तो हमेशा h डिवाइडेड बाई p ही होगा, कंडीशन कुछ भी बोले वेवलेंथ हमेशा यही होगा। h कांस्टेंट है, p आपको निकालना पड़ेगा, मतलब इस जगह पे जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसका मोमेंटम बताइए। तो देखिए पार्टिकल यहां से वहां क्यों गया? फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा नेचर होता है? कंजर्वेटिव। कोई बाहर का फोर्स है क्या? नहीं। मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और यहाँ पे आ गया एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक गेन किया। क्यों गेन किया होगा? पोटेंशियल लॉस किया होगा। मतलब बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खूब सारे सवाल आते हैं, लॉस या गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन कहने का मतलब कितना? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, क्योंकि वेलोसिटी ही 0 है तो इनिशियल के 0, तो गेन फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस कहने का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना? ये v पोटेंशियल पे है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? q इंटू डेल्टा v, तो कितना लॉस कर गया? q इंटू v, इनिशियल माइनस फाइनल, कितने का अंतर है? v, q इंटू v। ये बड़ा वाला v लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल, ये वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं करना, इसीलिए वेलोसिटी को थोड़ा टेढ़ा करके लिख रहे हैं हम। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें कि आपका चार्ज पार्टिकल q चला है, इसका मतलब k बराबर कितना आ गया? q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। k किसके बराबर होता है? p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये किसके बराबर? q इंटू कैपिटल V, तो यहाँ से p बराबर अंडर रूट 2m q इंटू कैपिटल V। इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो ये लेमडा है, ये लेमडा किसके बराबर? h डिवाइडेड बाई p, कहने का मतलब h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m q इंटू v। एकदम रट लीजिए इसको, इस पे नीट हो या IIT मेन हो, बहुत सारे सवाल पूछ चुके हैं सिंपल इसी फॉर्मूले पे। कोई चार्ज लेगा, किसी पोटेंशियल डिफरेंस में चला देगा और पूछेगा बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, या फिर कोई दो चार्ज लेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में चला के पूछेगा कि बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो कितना है, तो कटम पिटी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट इसको थोड़ा और सिंपल वे में मैं अगर समझाऊं तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट वोल्ट डिवाइडेड बाई अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस। तो कभी अगर पूछ दे कि बताओ 10 वोल्ट में चला, तो इतना फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ 10 रख दीजिए, कटम पेटी कर लीजिए, ये और ये कट जाएगा। इनफैक्ट इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ ध्यान रखिएगा इसको वोल्ट में रखना है, इन वोल्ट, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। किसके लिए है ये जो अब लिख रहा है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, एकदम याद रखिएगा इसको। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज मालूम है, मास मालूम है, सब कुछ रख देंगे तो इतना आ जाता है। रेडीमेड फॉर्मूला है और क्या, नहीं तो आप इतना सब कुछ रखिए, डेटा तब जाकर आंसर आएगा। पर चूंकि खासकर जो नीट वाले बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो उतना सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। तो बेहतर है आप इस फॉर्मूलेट को, इसको याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन को लेकर बहुत बार सवाल पूछ चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और, ये दूसरा फॉर्मूला है डी ब्रॉगली का। ये दूसरा फॉर्मूला कब होगा? जब चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करवाया जाए,
तो आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला मिलेगा। मतलब अगर दूसरा लिखना है तो लेमडा बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो h बाई पी है, p को क्या लिख दे रहे हैं, h डिवाइडेड बाई √2m/q इंटू डेल्टा वी। और ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, व्हेन चार्ज q इज एक्सेलरेटेड इन पोटेंशियल डिफरेंस v। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई सैंपल है, गैस सैंपल, इसमें कोई मॉलिक्यूल है, इसका टेम्परेचर T है, तो इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT। जो बच्चे हीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे उनको ये बात लिखा दिया गया होगा। तो इसका अगर मास m ले लिया जाए तो डेफिनेटली ये चल रहा है इतने स्पीड से, मतलब इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। और ये वेव कितने बराबर, h डिवाइडेड बाई मोमेंटम। मोमेंटम कहने का मतलब m इंटू वी कैन, या फिर h डिवाइडेड बाई √2m इंटू के। और एक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, जहां पे ये k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। कंफ्यूज नहीं करना है, ये k अलग है काइनेटिक एनर्जी, ये k अलग है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी रखना है यहाँ पे, तो h डिवाइडेड बाई 3/2 kT यहाँ पे रखेंगे, 2 खत्म, तो √3m इंटू kT। यहाँ पे k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो कभी किसी कंटेनर में किसी गैस मॉलिक्यूल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कुल मिला के एक ही फॉर्मूला है h बाई पी। अगर मैटर वेव है तो आप ये लिखेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाया गया तो यही कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है किसी सैंपल में किसी टेम्परेचर T पे रखा हुआ तो वैसे में ये फॉर्मूला थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो एक बार आप जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े हैं, मैटर वेव, और उस पे रिलेटेड देखिए एक सवाल है। तो पहले हम सवाल पढ़ते हैं। अ पार्टिकल A ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v कोलाइड्स विथ अ पार्टिकल B ऑफ मास m/2 which is at rest. The collision is head on and elastic. The ratio of the de Broglie wavelength lambda a to lambda b after the collision. मतलब पहले एक बार आप वीडियो, ये a और b दो पार्टिकल है, a का मास m है और ये v वेलोसिटी से चलता आ रहा है, जबकि पार्टिकल b जिसका मास m/2 है वो रेस्ट पे पड़ा है। दोनों में हेड ऑन टक्कर और इलास्टिक, मतलब किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं है। टक्कर के बाद दोनों का वेलोसिटी कुछ न कुछ आ जाएगा। और फिर हमसे पूछ रहा है कि दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताइए, टक्कर के बाद का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर आ जाए तो आप फिर आंसर मैच कर लीजिए, और अगर आप कहीं अटक जाते हैं या फिर आंसर नहीं आता 4-5 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर आप वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि हम किस तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल में ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक बॉल है A, ये दूसरा बॉल है B, टक्कर हुआ, ये V से चल रहा था और ये पहले रेस्ट में था।
हेड ऑन कॉलिजन है मतलब एकदम आमने सामने का टक्कर है। इलास्टिक कॉलिजन मतलब E बराबर 1 है। तो टक्कर के बाद A मान लीजिए v1 स्पीड से चलना शुरू कर दिया और B का वेलोसिटी मान लीजिए v2 हो गया। इसका मास m है और B का मास m/2 है, ऐसा लिख दिया है सवाल में। अभी हमसे पूछ रहा है कि टक्कर के बाद का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अगर इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग लैम्डा ए कह रहे हैं और इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बी कह रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी ये होता है h डिवाइडेड बाई मोमेंटम। टक्कर के बाद का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अगर लैम्डा ए की बात कर लूँ तो लैम्डा ए h डिवाइडेड बाई टक्कर के बाद उसका वेलोसिटी, चूंकि हम लोग v1 माने हुए हैं तो मोमेंटम m इंटू v1। ठीक वैसे ही टक्कर के बाद दूसरे वाले का डी ब्रॉगली वेवलेंथ h डिवाइडेड बाई दूसरे वाले का मोमेंटम, इसका मास m/2 है तो मोमेंटम m/2 इंटू v2। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मतलब सवाल है लैम्डा a डिवाइडेड बाई लैम्डा b ये निकालने को कहा है। तो h डिवाइडेड बाई mv1 h डिवाइडेड बाई m/2 v2। तो h खत्म, m भी खत्म, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 v2 डिवाइडेड बाई v1। ये अपना रिलेशन आया। अब देखिए लैम्डा a बाई लैम्डा b, ये आंसर आ रहा है 2 v2 बाई v1। तो जब तक ये v2 बाई v1 का रेशियो पता नहीं चलेगा हम लोग यहाँ से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो कुल मिला के अब हमको v1 और v2 चाहिए। v1 और v2 जानने के लिए आपको 11th क्लास में कॉलिजन का चैप्टर रिपीट करना पड़ेगा। जब इस तरह के कॉलिजन्स थे बताए गए थे तो v1 बराबर याद कीजिए इक्वेशन क्या लिखा गया था, m1u1 प्लस m2u2 माइनस e का वैल्यू 1 है इंटू m2 कहने का मतलब m/2। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं e m2u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। याद कीजिए यही फॉर्मूला आपको 11th क्लास में कॉलेज में लिखवाया गया था। m1 आपका m है और m2 आपका m/2 है। तो ये m शुरुआत में इसका स्पीड है v, m2 तो रेस्ट में है तो मतलब 0 माइनस इलास्टिक कॉलिजन मतलब 1, m2 का मास m/2, u1 माइनस u2 मतलब v माइनस 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास मतलब m प्लस m/2। तो एक बार आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये mv माइनस mv/2 तो ये ऊपर हो गया mv/2 डिवाइडेड बाई 3m डिवाइडेड बाई 2, ये m/2 कैंसिल तो ये आ रहा है v/3। तो टक्कर के बाद बॉल A का वेलोसिटी v/3, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। v2 ये फॉर्मूला भी आपको 11th में लिखवाया गया था, आप जल्दी से रिकॉल कीजिए क्या है वो, हम तब तक बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप खुद से मन में रिकॉल कीजिए। याद आ गया होगा, m1u1 प्लस m2u2 प्लस e इंटू m1u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भटक जाएंगे। अब देखिए m1u1 मतलब mv, दूसरे का इनिशियल मोमेंटम 0 प्लस e का वैल्यू 1, m1 का वैल्यू m के बराबर इंटू v माइनस 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास m प्लस m/2। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर आ रहा है 2mv, नीचे आ रहा है 3m डिवाइडेड बाई 2। तो m खत्म हो गया तो ये बच गया 4v डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये v1 और v2 का डेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 आप देखिए
lambda a divided by lambda b, this comes to be 2 into v2 कहने का मतलब है 4v/3, v1 कहने का मतलब है v/3, मतलब दिस कम्स टू बी 8। कहीं तो प्रॉब्लम है। mv1 m/2v2, this goes up, so this is not 2, this is 1/2, sorry this is not 2, this is 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो v/3 कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर कम्स टू बी 2। तो आपका करेक्ट आंसर है ए। तो देखिए ये सवाल भी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा है। इसमें एक तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉलिजन का कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया है, जहाँ पे अगर हेड ऑन कॉलिजन हो रहे हैं तो वैसे केस में आपको वेलोसिटीज कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं। ये निकालना भी आसान है, आपको इसके लिए 2 इक्वेशन लगाने पड़ेंगे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो फिर आप डायरेक्टली सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और हम क्लास में बोले थे कि आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि IIT बहुत बार डायरेक्टली इस पर पूछ गया होता है सवाल, और एग्जामिनेशन या नीट की भी बात करें तो डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं, और एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं होता कि वहाँ पे बैठ के आप इस फॉर्मूले को डिराइव करें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप डिराइव नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा इफेक्टिवली, और बाकी बचे हुए सवाल में आपको फिर बहुत जल्दीबाजी हड़बड़ी में फिर और भी गलतियाँ बढ़ जाती है। तो आप डायरेक्टली इन फॉर्मूले को याद करें। और ये सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें भी 2 चैप्टर का एमलगेशन है, मतलब एक तो कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली का यूज कर रहा है और साथ ही साथ इसमें कॉलिजन का भी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर लिया गया है। तो ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं। तो एक बार आप इसको जल्दी से देख लीजिए क्या किया गया है, कॉपी कर लीजिए। डी ब्रॉगली का ये सेकेंड क्वेश्चन है। पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। मतलब एक फोटोन है मतलब रेडिएशन, दूसरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो एक पार्टिकल है, मतलब यहाँ पे मैटर वेव मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे होगा। तो ये आपका रेडिएशन है और ये आपका एक मैटर है या पार्टिकल है, लेकिन दोनों का एनर्जी बराबर है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई, फोटोन का एनर्जी ई, इसका मतलब प्रोटॉन का भी एनर्जी ई। लेट λ1 बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड λ2 बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। द रेशियो ऑफ λ1 बाई λ2 इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब एक हमारे पास फोटोन या यूं कह लीजिए रेडिएशन है जिसका एनर्जी ई है, दूसरा हमारे पास एक प्रोटॉन है मतलब पार्टिकल या मैटर, उसका भी एनर्जी ई है। फोटोन के साथ प्रोटॉन के का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो λ1। तो एक बार आप वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक रेडिएशन है और दूसरा पार्टिकल है, लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो सबका होता है, चाहे वो रेडिएशन हो या मैटर वेव हो या पार्टिकल हो, सबके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। तो प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये λ1 बता रखा है और फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये λ2 बता रखा है, और आपसे λ1 बाई λ2 का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर आ जाए तो फिर आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए, और अगर आपसे आंसर नहीं आता तो फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि किस तरीके से क्या अप्रोच है मेरा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फोटोन की बात करेंगे तो ये तो रेडिएशन है, और अगर रेडिएशन है तो हम लोग जानते हैं कि उसके पास जो भी एनर्जी है वो hc/λ है। यहाँ पे इस केस में फोटोन का वेवलेंथ λ2 है तो λ2, इसका जो वेवलेंथ है वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब hc/E। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फोटोन का, मतलब जो भी उसका उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका वेवलेंथ hc/E। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन है। दूसरा केस में आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, और अगर पार्टिकल है तो इसके साथ मैटर वेव होगा,
और अगर मैटर वेव होगा तो वैसे केस में हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ h डिवाइडेड बाई मोमेंटम के बराबर होता है। मोमेंटम कैसे लिखूं? p से लिख दूं क्या? p। अब चूंकि मोमेंटम हम लोग को बताया ही नहीं है, एनर्जी बता दिया है, तो हम लोग मोमेंटम को चाहे तो लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे ये जो एनर्जी है E, डेफिनेटली प्रोटॉन का ये एनर्जी उसके काइनेटिक के फॉर्म में रहा होगा। इसका मतलब है कि लैम्डा ये होने वाला है h डिवाइडेड बाई √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और ये आपका लैम्डा 1 है। तो ध्यान दीजिए, जब ये फोटोन है तब तो सीधे लैम्डा hc/e कर देना होता है, लेकिन जब वो पार्टिकल है तो वैसे केस में आप h/p लगाइए और इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। इसका मतलब जो भी एनर्जी सवाल में दिया गया वो प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी है। अब दोनों रिलेशन आ गए हैं, हम लोगों को क्या करना है? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 यहाँ से आ रहा है h डिवाइडेड बाई √2m e डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 है hc डिवाइडेड बाई e। हमसे तो केवल प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहा है, मतलब अगर यहाँ पे देखूं तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू ये e ऊपर गया तो e डिवाइडेड बाई नीचे √e रह गया, बाकी कॉन्स्टेंट से कट पिट जाएंगे। या फिर प्रोपोर्शनैलिटी जब भी पूछा जाए तो आपको केवल वेरिएबल्स के टर्म एंटर करने हैं, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू e का पावर 1/2, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, बस समझने वाली बात ये थी कि जब रेडिएशन दे तो सीधे आप लैम्डा ऐसे निकालें, जब मैटर वेव है तब तो सीधे आपके पास ये फॉर्मूला है ही डी ब्रॉगली का, आप सीधे उसको लगाइए। इस तरह के सवाल आपका आईआईटी भी पूछा है और नीट भी बहुत बार पूछा है, इसलिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत आसान सवाल है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, इसको आप याद रखिएगा। तो एक बार जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर इसके बाद आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखेंगे। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो एक बार इस सवाल को देखते हैं। पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ। A photoelectric material having work function phi0 is illuminated with light of wavelength lambda। ये lambda hc/phi0 से कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, आप देख पा रहे हैं कि लैम्डा थ्रेशोल्ड वाले वेवलेंथ से कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। The fastest photoelectron has a d Broglie wavelength lambda d। मतलब उस फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में मेटल सरफेस से जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकला है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दिया है, लैम्डा डी के बराबर है। A change in wavelength of incident light by delta lambda results in a change delta lambda d in lambda d। Then the ratio of delta lambda d divided by delta lambda is proportional to, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये IIT 2017 एडवांस का सवाल है। मतलब सवाल में क्लियरली है, ये बता रहा है कि हमारे मेटल सरफेस पे एक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ जिसका वेवलेंथ लैम्डा है और ये लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, इसका मतलब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनका जो फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता रखा है लैम्डा डी। अब सवाल थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट होता है। इंसिडेंट वेवलेंथ को बदल दिया गया डेल्टा लैम्डा से, तो जाहिर सी बात है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बदलेगा और इस वजह से उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बदलाव देखा गया डेल्टा लैम्डा डी। अब हमसे ये जानना चाह रहा है कि डेल्टा लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है। ये चार ऑप्शन IIT एडवांस 2017 का है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ भी दो चैप्टर को मिक्स किया है, एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को मिक्स किया है और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मिक्स किया है। तो एक बार आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर आ जाता है फिर ऑप्शन मैच कर लीजिए, और अगर आप कहीं फंस जाते हैं
या फिर गलत हो जाता है। तो आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि किस तरीके से हम सोच रहे हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर इक्वेशन की बात करी जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास आइंस्टाइन्स इक्वेशन है वो सीधे यही कहता है कि hc डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, मतलब फाई माइनस वर्क फंक्शन, ये Kmax के बराबर होता है। Kmax कहने का मतलब Pmax। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली, जो यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं Kmax, और इसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो लैम्डा डी। तो हम लोग ये जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिस इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p। p कहने का मतलब √2m Kmax। तो अगर यहां से मैं सॉल्व करूं तो एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, तो लैम्डा डी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m Kmax। तो दिस गिव्स अस Kmax इक्वल्स h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। एक काम करते हैं, Kmax का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो पुट 2 in 1। तो अब हमारे पास रिलेशन बच गया hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा डी स्क्वायर। मतलब अपने एक ही इक्वेशन में लैम्डा भी आ चुका है और लैम्डा डी भी आ चुका है, लेकिन हम लोगों से जो रेशियो पूछा गया वो लैम्डा डेल्टा लैम्डा डी और डेल्टा लैम्डा। मतलब लैम्डा नहीं चाहिए, डी लैम्डा या डेल्टा लैम्डा चाहिए, लैम्डा डी भी नहीं चाहिए, डी लैम्डा डी या डेल्टा लैम्डा डी चाहिए। तो अब बस यहीं पे सोचना है, बस थोड़ा सा ब्रेन यहीं पे लगाना है कि आपके पास अगर ये इक्वेशन है और उसमें लैम्डा की जगह डेल्टा लैम्डा या डी लैम्डा लाना है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो डी डिफरेंशियल फॉर्म में जाएगा ये। तो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे hc बाहर रह गया, 1 बाई लैम्डा का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। आपको जिसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है कर लीजिए। डिफरेंशिएट किसी के टर्म में, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा डी, वो नीचे आ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये लेफ्ट साइड में नीचे आएगा और ये राइट साइड में नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाई नॉट, चूंकि ये मेटल का वर्क फंक्शन है जो कि कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो -0 बराबर यहाँ पे h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m बाहर रह गया। 1 बाई लैम्डा डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई लैम्डा डी क्यूब इंटू डी लैम्डा डी। मैथ्स के बच्चे खास करके ये समझ गए होंगे कि अब तक आपका डिफरेंशिएशन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। बायो वालों थोड़ा सा आपने भी 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो उसी का यूज चल रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास ये रिलेशन था और डेल्टा या डी के टर्म में हमको आंसर करना था। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का एक ही तरीका है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए किसी के भी टर्म में। चलिए एक्स के टर्म में कर लेते हैं, लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये नीचे आ जाएगा dx, ये भी नीचे आ जाएगा dx, ये dx हट जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ज़रूरत ही नहीं है लिखने का। अभी हमको चाहिए डी लैम्डा और डी लैम्डा डी, इन्हीं दोनों का रेशियो। तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक बार देख लेते हैं, dx खत्म हो गया। इस वाले टर्म को राइट साइड लेकर चलते हैं, तो ये हो गया डी लैम्डा डी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ रहा है डी लैम्डा, dx को कैंसिल आउट कीजिए, हटाइए। राइट साइड की बात करेंगे तो अच्छा
ये आ रहा है एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर, और ये लेफ्ट साइड आ रहा होगा तो नीचे एच स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये 2 तो ख़त्म कर लीजिए ना, -5 भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर नीचे आने को है, ये एम लेमडा डी क्यूब ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है ये आपका रिलेशन है डी लेमडा डी डिवाइडेड बाय डी लेमडा। इसी को डेल्टा में कन्वर्ट कर लीजिए। ये छोटा सा अगर चेंज है तो डी में लिखते हैं, और थोड़ा सा इससे बड़ा चेंज है तो उसको डेल्टा में लिखते हैं। वैसे डी के टर्म में ही आंसर ज़्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि जैसे आप डेल्टा में जाएंगे आपका एरर बढ़ जाएगा। आपसे प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, ये सब सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, एम एच सी एच स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये है लेमडा डी क्यूब डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो लेमडा डी क्यूब डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर, ये अपना ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो ये एडवांस 2017 का सवाल था, अच्छा सवाल था, इजी था। आप ये देखिए इक्वेशन आप फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं, फिर आप ये इक्वेशन डी ब्रॉगली इक्वेशन का है, दोनों को एमलगेट करके सवाल को क्रिएट किया गया। और सवाल में सीधे ही कोई डेटा नहीं पूछा, सवाल में लेमडा मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में सवाल को दे दिया गया। मतलब आपके पास मेन इक्वेशन तो लेमडा और लेमडा डी के फॉर्म में आएगा, लेकिन वहाँ से डिफरेंशियल फॉर्म में जाने के लिए ये अंडरस्टूड है कि आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशियल लगाने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी अपना ये आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। खास करके मैथ्स के बच्चों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बायो वाले थोड़ा सा, आप 11th में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो एक बार आप जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि आपके भी एग्जाम में कभी कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता रहता है, तो आपको भी ये सारे कॉन्सेप्ट जानने चाहिए। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें बहुत से समझ में आ गई होगी, और जितने भी सवाल करवाए गए हैं सारे के सारे आईआईटी नीट या बेसिक क्वेश्चंस थे। आप उनको बार बार देखिए, रिपीट कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो देखने के पहले जब बोर्ड पे कोई सवाल आता है तो उसका सॉल्यूशन देखने के पहले आप खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सीधे सवाल देखने के बाद अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो फिर विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।